सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे मूंगफली यानी पीनट्स। और पीनट्स को हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि उसका जो छिलका है वो अलग नहीं हो जाता। तो लगभग इसको 8 से 10 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट करते हैं। और ये देखिए मूंगफली का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। और अगर आप अपनी उंगलियों से इस तरीके से ट्राई करके देखेंगे तो इसका जो छिलका है वो भी बिल्कुल अलग हो रहा है, यानी कि ये मूंगफली रोस्ट हो चुका है। इस मूंगफली का हम छिलका को अलग करके निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में लेंगे तिल। तो ये मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया है और तिल को भी हम बिल्कुल हल्के आंच में ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि वो क्रैकल नहीं होने लग जाता। तो तिल बहुत ही फटाफट से रोस्ट हो जाता है। और ये देखिए कैसे ये जो सीड्स है बिल्कुल अच्छे से चटकने लग गए हैं, यानी कि हमारा तिल भुन के बिल्कुल रेडी है। इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना ये जल सकता है। अब हम लेंगे ओट्स। तो ओट्स आप कोई भी वैरायटी के ले सकते हैं और ओट्स को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके घर में ओट्स अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओट्स को हमें हल्का ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट करना है और इसको भी हम साइड में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे मिक्स्ड सीड्स। तो यहाँ पे मैंने तरबूज और पम्पकिन सीड्स लिया है और इन दोनों को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो जो पम्पकिन सीड्स होते हैं और जो मेलन सीड्स होते हैं, इसको हम जब रोस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। अब हम लेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट और इसको भी हमें बिल्कुल हल्का सा 20 से 30 सेकंड तक रोस्ट करना है। ये बहुत ही जल्दी जल जाता है, इसलिए इसको तुरंत से निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने जो इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट किया है, ये देखिए मैंने मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को पीस लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले एक मिक्सी में हम डालेंगे पीनट्स को, उसमें हम डाल देंगे अपने ओट्स को। अब इसमें डाल देंगे हमारे तिल को। तो तिल मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, कुछ हम गोटा भी रखेंगे। तो इतना आप प्रिजर्व कर लीजिए जिसको हम बाद में ऐड करेंगे। और सीड्स भी हम सारा नहीं पीसेंगे क्योंकि जो हल्का हल्का जो बाइट आता है ना लड्डू में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लगभग 1/4 हिस्सा हम इसको साइड में रख लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। आपको इस तरीके से एक कोर्स पाउडर इसका तैयार करना है, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। अब इस मिक्सचर को हम एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे बचे हुए मिक्स्ड सीड्स जो कि रोस्ट किए हुए थे। इसके साथ हम ऐड कर देंगे तिल और जो हमने नारियल भून के रखा था उनको। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो लीजिए हमारा लड्डू का मिश्रण बिल्कुल रेडी है। इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इस लड्डू में मिठास देने के लिए हम आज इस रेसिपी में यूज़ करेंगे खजूर का। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाले खजूर लिए हैं जिसको कीमिया डेट्स या फिर मेजूल डेट्स कहा जाता है। आप कोई भी खजूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके खजूर कड़े वाले हैं तो आप उसको पहले पानी में सोक कर फिर आप उसके बीज निकाल दीजिए। और अब इन खजूर का हमें एक पेस्ट तैयार करना है। तो मैं सारे खजूर का बीज निकाल चुकी थी और अब इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल हल्का सा पानी, लगभग 1/4 कप। और खजूर का हम एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा खजूर का पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपके खजूर को पीसने में दिक्कत हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। इस पेस्ट को अभी हमें कुक करना है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है और बनाए हुए खजूर के पेस्ट को हम इसमें डालकर इसको हल्का कुक कर लेंगे, जिससे कि जितना भी पानी हमने ऐड किया है वो सूख जाए और जो लड्डू हम बना रहे हैं उसका लाइफ भी बढ़ जाए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी तक इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल करना ज़रूरी भी नहीं होता है। ये बहुत ही आसानी से बाइंड हो जाती है और जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनमें खुद का एक
ऑयल होता है, जिससे कि ड्राई रोस्ट करने के बाद भी वो काफ़ी मॉइस्ट होते हैं। तो खजूर के पेस्ट को हमने अच्छे से कुक कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल एक आटे की तरह साइड में आने लग गया है, पैन के साइड्स को भी छोड़ने लग चुका है। ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है। खजूर के पेस्ट का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इस पेस्ट को हम बनाए हुए लड्डू के मिक्सचर में डाल देंगे। और इस वक्त ये बहुत ही गर्म है, तो इसको पहले हम हल्का ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप इस वक्त इसको हाथ से टच ना करें क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। आप चाहें तो एक स्पैचुला या फिर चम्मच की मदद से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं आपस में, वरना आप 10 मिनट वेट करके भी इस चीज़ को अपने हाथों से कर सकते हैं। तो खजूर डालने से इस मिक्सचर में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आता है और लड्डू में मिठास भी आ जाती है। इसके अलावा आपको और मिठास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही मीठा होता है। तो इस लड्डू को अगर डायबिटिक पेशेंट्स खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में, क्योंकि खजूर में भी खुद का मिठास होता है। तो ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट के बाद खजूर अच्छे से ठंडा हो चुका है और हम लड्डू को अच्छे से बांध पा रहे हैं। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है और आप जितने भी शेप्स के, जिस भी शेप के, जितने भी साइज़ के बनाना चाहते हैं, आप उसके लड्डू बनाकर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसको आपको बाइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे, इसी मेजरमेंट के साथ, तो आपका खजूर का जो प्रोपोर्शन है वो भी बिल्कुल सही होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लड्डू बना के कितने अच्छे से तैयार कर लिया है। आप इस लड्डू को आराम से 3 से 4 महीने तक, या फिर जब तक कि ये आपका खत्म ना हो जाए तब तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें हमने कोई भी ख़राब होने वाला चीज़ ऐड नहीं किया है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, या फिर अगर आप इसको बाहर में रखते हैं तब भी ये ख़राब नहीं होता। तो आप इस लड्डू का एक पीस डेली खाएं, आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा और आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। इस लड्डू को बच्चे से लेकर बड़े तक सब एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हमें ज़रूर बताइए फीडबैक में कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। तो ये लगभग 1 बड़ा कप अलसी है, अगर आप वेट में देखें तो 200 ग्राम है। इनको अभी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अलसी को भूनने के टाइम पे आपको किसी भी तरीके की ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद में ही इनके अंदर ऑयल होता है और आपको इनको तब तक भूनना है जब तक कि आपको ये क्रैकल होते हुए ना दिखे। तो इसको लगातार आप रोस्ट करें और ये देखिए जो अलसी के बीज है वो क्रैकल हो रहे हैं, आप उसको साइड में निकाल लें। अब हम लेंगे यहाँ पे सफ़ेद वाली तिल। तिल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में बहुत ही आपके बॉडी को वार्म रखता है। तो तिल को भी अभी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि उसके सीड्स क्रैकल नहीं होने लग जाते। ये देखिए तिल के बीज भी अच्छे से चटकने लग गए हैं, यानी कि ये भुन चुका है। इसको भी अब हम साइड में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा तिल जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम लेंगे इस रेसिपी में ओट्स। तो आप ओट्स किसी भी वैरायटी के ले सकते हैं, इंस्टेंट ओट्स या फिर रोल्ड ओट्स, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। और ओट्स को भी हम हल्के फ्लेम में भून लेंगे जब तक कि वो हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये लीजिए हमारा ओट्स भी भून के रेडी है। और अब हम लेंगे नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो आप सूखी नारियल को घस कर भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसको लगभग 20 से 30 सेकंड तक ही रोस्ट करना है, वरना ये जल जाती है बहुत ही जल्दी से। अब हम लेंगे एक छोटा चम्मच घी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। तो मैंने यहाँ पे आज मामड़ा बादाम यूज़ किया है, जो कि नॉर्मल बादाम से ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप कोई भी बादाम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस रेसिपी में काजू, पिस्ता, वॉलनट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हमने जो अलसी, तिल और ओट्स को रोस्ट किया था उनको हम पाउडर में तैयार कर लेंगे। तो बादाम को आपको पाउडर में नहीं बनाना है, हम अभी इन 3 इंग्रेडिएंट्स को पाउडर कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसना है, लगभग इस तरीके से एक बस पाउडर की तरह तैयार हो जाए वैसे ही आपको इसको पीसना है। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम सारे अलसी और तिल को पीस लेंगे। इसको एक बोल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारा अलसी, तिल और ओट्स का पाउडर बनके तैयार है।
इसमें मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप पीसते वक्त इलायची डाल दीजिए। और हमारा भुना हुआ नारियल का बुरादा, और इसके साथ इसमें हम ऐड कर देंगे जो आलमंड्स हमने रोस्ट किया था उनको। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मिठास। तो आज मैं मिठास के लिए यूज़ करूँगी गुड़ का। तो एक पैन में बिल्कुल ज़रा सा घी गरम कर लीजिए और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़। तो आप गुड़ को छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड करेंगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है, इसका चाशनी हमें नहीं बनाना है। अगर चाशनी बन जाएगा ये तो लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि आपका गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल जाए। और जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट हो जाए आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, इसको तुरंत में ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और गुड़ अभी काफ़ी गर्म है। इस गुड़ को अभी हम हमारे बनाए हुए पाउडर में मिला देंगे और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी आप इस मिक्सचर को हाथ से टच ना करें क्योंकि ये अभी बहुत ही गर्म है। इसको हल्का सा पहले ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो चम्मच से मैं इसको मिला दे रही हूँ अच्छे से, जिससे कि सारा गुड़ जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिए क्योंकि ये लड्डू हाथ में बहुत ही चिपकते हैं। तो अच्छे से अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिए पहले। और अब अपने मन चाहे साइजेस में लड्डू बना लीजिए इन मिक्सचर का। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं। तो मिक्सचर हल्का ठंडा हो चुका है, अभी मैं इसको हल्का टच कर पा रही हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो लड्डू बांधने में प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल हल्का सा ही ठंडा करना है आपको मिक्सचर को। और आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। और ये लड्डू आप आराम से 15 से 20 दिन तक रूम टेम्परेचर में रख के खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये और लंबा चलता है। तो आप डेली एक लड्डू खाएं, आपके विंटर्स में बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। आपको सर्दी नहीं लगेगी, खांसी नहीं होगी क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी तासीर गर्म होती है। ये आपको सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करता है। और अलसी में बहुत ही रिच ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये आपके बॉडी में जो बैड फैट्स है उसको भी कट करता है। तो आप इसको एज अ स्नैक खा सकते हैं या फिर एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे ज़रूर बताइए फीडबैक में कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सबसे पहले हम एक पैन गरम करके उसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। इस बर्फ़ी में ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं होता है और ये बहुत ही हेल्दी बनती है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंग की दाल, जिसको येलो स्लिट मूंग दाल कहा जाता है। और दाल को मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। इसको धोना नहीं है, सिर्फ पोंछना है ताकि जितना भी डस्ट हो वो निकल जाए। और दाल को अब हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे जब तक कि वो इस तरीके से पिंकिश कलर का नहीं हो जाता। बिल्कुल हल्का सा ब्राउनिश, हल्का पिंक जैसा नहीं हो जाता। दाल अच्छे से भून चुकी है, इसको हम साइड करके ठंडा होने देंगे और फिर इसको मिक्सी में डाल के हम पीस लेंगे। तो दाल ठंडा हो चुका है, अब इसको हमें पीसना है। तो दाल को ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको इस तरीके से हल्का सा कोर्स रखेंगे। ये देखिए हल्का सा इसको दरदरा सा रखेंगे, ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे। दाल हमारा बन के रेडी है। अब इसको हम एक पैन में वापस से डाल देंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इससे जो बर्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करूँगी गुड़ का पाउडर। आप यहाँ पे चीनी को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है तो। और इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इस मिक्सचर को
हम अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है और एक हाथ से आप दूध डालें, एक हाथ से इस मिक्सचर को चलाते रहें जिससे कि गुठलियाँ ना पड़ जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रखेंगे अभी, और इसमें दूध डालते रहेंगे जब तक कि ये सारा मिक्सचर दूध में अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो लगभग यहाँ पे मैंने 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और ये देखिए कुछ ही मिनटों के बाद ये जो मिक्सचर है वो इस तरीके से एक डो की तरह लगने लग जाएगा और ये पैन के साइड्स को भी छोड़ देगा। आप अपने हाथ से टेस्ट भी कर सकते हैं, एक छोटा सा पोर्शन ले लें और अगर आप इस तरीके से इसको बॉल बना पा रहे हैं यानी कि मिक्सचर बर्फ़ी सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब एक ट्रे ले लेंगे, उसके ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे और उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिर्फ घी से ग्रीस करके भी इस बर्फ़ी को डाल सकते हैं। अब इसके टॉप को हम अच्छे से लेवल कर देंगे और अगर आपको लगे कि जो आपका बर्फ़ी का मिक्सचर है वो हल्का सा स्टिकी है तो आप हल्का सा हाथ में घी से ग्रीस कर सकते हैं अपने हाथ को और स्पैचुला को भी, और उसके बाद आप इसको लेवल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हम दबा दबा कर बिल्कुल सेट करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए मैंने इसके टॉप को अच्छा से स्मूथ कर दिया है और इस बर्फ़ी को अब हम लगभग 1 घंटे तक फ्रिज में रख के सेट होने देंगे। तो 1 घंटे के बाद जो बर्फ़ी है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको अब हम बहुत ही केयरफुली निकाल लेंगे और ये देखिए कि जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको मैंने एक चॉपिंग बोर्ड में निकाल लिया है और यहाँ पे मेरे पास है सिल्वर फॉइल, चांदी का वर्क, जिसको मैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर कटी हुई पिस्ता, बादाम, काजू से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें चांदी का वर्क लगाते हैं तो इसका जो लुक है वो बिल्कुल हलवाई जैसे लगता है। हलवाई लोग जो बर्फ़ियाँ बनाते हैं मार्केट में जो मिलता है उनमें चांदी का वर्क रहता है और अगर आप इस बर्फ़ी को इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने इस बर्फ़ी को घर पे बनाया है। वर्क लगाने के बाद आप बर्फ़ी को अपने मन चाहे शेप्स एंड साइजेस में काट सकते हैं और ऊपर से आप इसमें और भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर सकते हैं। तो ये बर्फ़ी बहुत ही झटपट बन जाता है, बस इसमें जो सेटिंग का टाइम है वही लगता है। इसका प्रेपरेशन टाइम बहुत ही कम है। और ये देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है, बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो इस बर्फ़ी को आप किसी भी त्योहारों में बना सकते हैं या फिर जब आपको फटाफट से कुछ मीठा खाने का मन हो रहा हो तब भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करके उसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे आज गाय का घी इस्तेमाल किया है और इस वक्त हम घी को मेल्ट कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे गोंद, जिसको एडिबल गम कहा जाता है। ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो गोंद को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में घी के अंदर फ्राई करना है। तो इनको बैचेस में आप फ्राई कर सकते हैं। एक बार में अगर आप फ्राई करेंगे तो सारे गोंद अच्छे से फूलेंगे नहीं। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में ये जो गोंद है ये अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे पफ़ हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। तो ये ज़रा सा गोंद इतना अच्छा से पफ़ हो चुका है, ये देखिए। इसको अब हम निकाल लेंगे और जो बाकी के गोंद है उसको भी हम पफ़ कर लेंगे। तो गोंद जो है मार्केट में छोटे बड़े सभी साइज़ेस के मिलते हैं, आप कोई भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक बैच गोंद को फ्राई कर लिया है और अब मैं दूसरा बैच को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर का हो चुका है और काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है देखने में भी। तो आप इस रेसिपी में चाहे तो गोंद का जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको हल्का सा फ्लेवर चाहिए तो आप हल्का सा क्रंची के लिए रख सकते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा बैच गोंद का भी अच्छे से पफ़ हो चुका है और ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह पफ़ हो जाता है। इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है फूलने में।
तो इस गोंद को भी हम निकाल लेंगे। गोंद बहुत ही सेहतमंद है, ये आपको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। इससे जोड़ों की दर्द या फिर बॉडी में कोई अगर वीकनेस की प्रॉब्लम है तो वो अच्छी रहती है। अब उसी कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच घी और डालेंगे और अब मैं यहाँ पे लूँगी बादाम। लगभग मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बादाम लिया है और बादाम को लो मीडियम फ्लेम में हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस वक्त बादाम को आप पूरा रोस्ट ना करें, जब ये ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा हो जाए तब इसमें हम काजू डाल देंगे और इसको संग में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इन दोनों चीज़ों को अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बादाम में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने उसको पहले ही डाल दिया था। और 2 मिनट के अंदर जो काजू है वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे, तभी इसको आप निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें रोस्ट करूँगी कुछ मेलन सीड्स। तो आज मैंने यहाँ पे वाटरमेलन सीड्स लिया है, आपके पास अगर ये है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी या फिर खरबूजे के बीज। अब लास्ट में हम इसमें रोस्ट करेंगे नारियल का बुरादा। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, लेकिन इसको अगर आप डालते हैं तो इसका फ्लेवर लड्डू का बहुत ही एनहांस हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये ज़रूर डालें। इनको भी हम हल्का सा बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो अब जो गोंद हमने फ्राई करके रखा था ये हल्का ठंडा हो चुका है। इस वक्त हम इन गोंद को हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी हल्का सा पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको कूट कर भी क्रश कर सकते हैं। गोंद को क्रश करने से क्या होगा कि जो उसका जो क्रंचीनेस है वो अच्छा से आएगा, बहुत ही अच्छा से कंबाइन हो जाएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। वरना यूजुअली क्या होता है कि जब आप गोंद का कोई भी कुछ बनाते हैं तो वो काफ़ी दांत में चिपकता है। तो अगर आप उसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे तो उसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और वो दांतों में चिपकेगा भी नहीं। तो ये देखिए मैंने गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं उनको हम एक मिक्सी में डाल के हल्का सा कोर्सली पीस लेंगे। तो ज़्यादा पीसेंगे नहीं, इसको पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्का सा इसको भी क्रश कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बादाम, काजू और जो हमने सीड्स डाले थे उसको भी हम साथ में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो इतना फाइन पाउडर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे मोटा भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को स्लाइस भी कर सकते हैं। ये सारी तैयारियों के बाद हम वापस से उस कढ़ाई में अब डालेंगे आधा कप के लगभग घी। तो इस लड्डू में घी का इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन मैं आज इसमें इतना ज़्यादा घी नहीं ऐड कर रही हूँ। अब इस घी के अंदर हम डालेंगे बेसन। तो इस लड्डू को जनरली सिर्फ आटे से बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको मल्टीग्रेन करना चाहें या फिर हाई फाइबर करना चाहें तो आप इसमें बेसन या फिर कोई भी ऐसा आटा जैसे कि रागी वगैरह भी डाल सकते हैं। बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा भून लेंगे जब तक कि वो कलर चेंज हल्का सा नहीं कर जाता। और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, जिससे कि हमारा मेन जो लड्डू है वो बनेगा। तो आप चाहें तो डायरेक्टली आटा से भी इस लड्डू को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बेसन डालते हैं तो इस लड्डू का जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो और भी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपका आटा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। आटे को हम बिल्कुल लो फ्लेम में 20 मिनट तक लगभग भूनेंगे, जब तक कि उसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउनिश नहीं हो जाता। तो ये देखिए आटा अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए ये जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है, ये हल्का ब्राउनिश लग रहा है, यानी कि ये तैयार है। अगर आप आटे को कम भूनेंगे तो वो दांत में चिपक सकता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए आपको इस तरीके का कुछ कलर आटा का लेके आना है, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको भूनते रहना है। अब हम बना लेंगे गुड़ का जो सिरप है वो। तो एक कढ़ाई में आप ले लीजिए बिल्कुल ज़रा सा पानी और यहाँ मेरे पास है जैगरी यानी कि गुड़। आप इस रेसिपी में चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, इससे इसका फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। तो गुड़ को हमें सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है, इसका हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप चाशनी बना देंगे तो लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो इस तरीके से आपको गुड़ को सिर्फ पिघलाना है। और अब एक बड़ा सा कोई थाल या परात ले लें, उसमें सारे हमें अपने इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे एक के बाद एक।
तो मैंने यहाँ पे भुना हुआ आटा डाल दिया है। इसी के साथ ही साथ जो हमने नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और जो गोंद कूट कर रखा था उन सब चीज़ों को डाल देंगे। और इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। तो इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बनाया हुआ गुड़ का सिरप। तो जो गुड़ का सिरप हम डाल रहे हैं इससे इन लड्डुओं में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आएगा और लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ेगा और आपको ये लड्डू टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जो गुड़ हमने डाला है इससे जो आटा है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। लड्डू बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा अब भी बहुत ड्राई है, लड्डू नहीं बन पा रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा और गुड़ के साथ पानी को मिलाकर बॉईल कर लीजिए और इसमें डाल के लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए हमारा लड्डू कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये तोड़ने में भी बहुत ही आसानी से टूट जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके अगर आपको कोई भी तरीके की वीकनेस है बॉडी में या फिर सर्दियों की वजह से बॉडी पेन है या एक्स है या जॉइंट पेन्स है, तो इस लड्डू को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको रात को डिनर करने का मन नहीं कर रहा हो तो आप सिर्फ इस लड्डू को खा सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। ये विंटर्स में स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो आप इस लड्डू को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन खासकर जो अभी मौसम चल रहा है, जितनी बीमारियां चल रही है, उनमें ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद और असरदार होता है। तो आप इस लड्डू को आराम से बना कर रखिए। आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं इसको आराम से, या फिर अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी आटा गोंद गुड़ का पिन्नी बन के रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें फेसबुक पे फॉलो ज़रूर से कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी रेसिपीज़ मिस नहीं करें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए bye bye and take care। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम गरम करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 छोटे चम्मच घी का यूज़ किया है। अब हम लेंगे 1 कप भर के ड्राई फ्रूट्स। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। आप चाहे तो वॉलनट्स, किशमिश या फिर कोई भी और नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें मीडियम फ्लेम में हल्का रोस्ट करना है। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस एक हल्का क्रंच आने तक रोस्ट कर लेंगे। तो ध्यान दें कि ड्राई फ्रूट्स जल नहीं जाए। तो फ्लेम को आप मीडियम टू हाई में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल के साइड रख लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे मखाना, जिसको हम फूल मखाना कहते हैं। तो ये मैंने 2 कप मखाना लिया है। इसको भी अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा घी नहीं ऐड किया है, लेकिन आप चाहे तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मखानों को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि हल्का सा उसका कलर चेंज नहीं हो जाता और वो क्रंची नहीं हो जाते। तो इसको भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम में रोस्ट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहे, वरना मखाना हमारा जो है जल जाएगा। ये लड्डू बहुत ही इजी है बनाना और इसको खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो लीजिए हमारा जो मखाना है वो रोस्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज इसका हो चुका है। इसको भी अब हम साइड में निकाल लेंगे। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और आप चाहे तो नारियल को स्लाइसेस में काट कर भी डाल सकते हैं इस लड्डू में।
तो मेरे पास अभी डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल था, तो मैंने उसको कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ रोस्ट कर लिया है। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम पहले डालेंगे अपने नट्स को, और मैंने यहाँ पे सारे नट्स को नहीं ग्राइंड करना है, तो 1/3 नट्स हम साइड रख लेंगे और बाकी को हम एक फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पाउडर कर लिया है। इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और इसी तरीके से अब हम मखाने के साथ भी करेंगे। तो 1/3 मखाना हम साइड रख लेंगे और बाकियों को रोस्ट करके एक पाउडर बना लेंगे। मैं ये साइड इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं लड्डू में इनको क्रश करके डाल सकूँ। तो पहले मैं आपको पाउडर रेडी करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम आलमंड्स और कैशू और मखाने को कैसे कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो मखाना का जो पाउडर है वो भी बन के रेडी हो चुका है। इसको भी अब हम ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर में मिक्स कर देंगे। अब हम जो करेंगे वो ये है कि बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाने को हम हल्का सा मिक्सी में चला लेंगे, जिससे कि एक बाइट साइज्ड इसके पीसेस रहे। वो लड्डू में बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी देती है, तो लड्डू जो है वो खाने में और दिखने में दोनों में बहुत ही मज़ा आता है। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके हल्के बिट्स एंड पीसेस भी रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये लड्डू वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। तो लीजिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हम मिठास देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने चीनी यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 कप गुड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम में हम गुड़ को मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इसमें मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ ताकि गुड़ हमारा फटाफट मेल्ट हो जाए और जले ना। तो गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 सेकंड में गुड़ भी मेल्ट हो जाती है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। आप चाहे तो इलायची को क्रश करके या कूट के भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से चला लेंगे एक बार। अब इसमें एक एक करके हम सारा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें और बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को गुड़ में मिला दें। तो हमें पैन को तब तक गैस के ऊपर रखना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स गुड़ के साथ अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाते, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है वरना इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसको हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, वरना जो है आपका हाथ जल सकता है। तो जब ये लड्डू का मिक्सचर वार्म रहे, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे हल्का सा घी। तो ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है घी का। तो मैंने यहाँ पे घी डाल के लड्डू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लड्डू को बाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा दूध लिया है। जब तक कि लड्डू बाइंड नहीं हो जाता तब तक हम दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 चम्मच दूध यूज़ किया होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं लड्डू अच्छे से अब बंध रहा है, तो हम और दूध ऐड नहीं करेंगे। तो आप अपने मन चाहे साइजेस में लड्डू बना ले, छोटे या बड़े, आपको जैसे पसंद हो। और देखिए कितने प्यारे और कितने टेस्टी दिखने वाले लड्डू बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने जो काजू और बादाम को हल्का कोर्सली ग्राउंड करके दिया था, उससे इसका जो लुक है वो बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और अब जब लड्डू को खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ बादाम और काजू को या तो आप जिपलॉक बैग में डाल के भी उसको हल्का कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, और या फिर आप मेरी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा उसको कोर्सली ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो इतने मिक्सचर में मैंने 11 लड्डू बनाए हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक, हेल्दी, डिलिशियस व्रत वाले मखाने के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है।
आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि। सबसे पहले हम लेंगे ओट्स। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ओट्स यूज़ किया है। आप कोई भी वेरिएंट का ओट्स ले सकते हैं क्योंकि हम इसको रोस्ट करके पीस लेंगे। तो ये करीब मेरे पास 2 कप ओट्स यानी कि 200 ग्राम ओट्स है। इसको हम मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, और इसको साइड रख देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे आलमंड्स। तो इस रेसिपी में मैंने नट्स के लिए आलमंड्स यूज़ किया है, यानी बादाम यूज़ किया है। आप चाहे तो काजू, पिस्ता, वॉलनट या कोई भी और ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड्स हमारे अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे कुछ मिक्स्ड सीड्स। तो ये मैंने मिक्स्ड सीड्स का पैकेट लिया था, उसमें हमने डाला है सनफ्लावर सीड्स, तिल, और ये इसमें काफ़ी सारे और भी सीड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। तो इन सब को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारे सीड्स चटकने ना लग जाए। तो ये देखिए जो हमारे सीड्स है वो अच्छे से चटकने लग गए, यानी कि वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए जो फ्लैक्स सीड्स और तिल है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। लास्ट में हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक के बाद एक पीस लेंगे। तो ओट्स का हम एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम ओट्स का पाउडर बना लेंगे। अब हम लेंगे आलमंड्स, और आलमंड्स को हम ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, आलमंड्स को हम बहुत ही कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल दरदरा पीसना है क्योंकि हम उसका बाइट चाहते हैं लड्डू में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम जो आलमंड्स है उसको बहुत ही दरदरा सा इस तरीके से पीस लेंगे। अब हम लेंगे अपना सीड्स को भी हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्वांटिटी का आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो जितना है, जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उतना यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम लेंगे घी एक पैन में। तो मैंने इस रेसिपी में ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया है, ये करीब मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है। और ये मेरे पास है गुड़। तो गुड़ को मैंने रफली चॉप कर लिया था, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा पीनट बटर। तो ये मेरे पास नॉर्मल पीनट बटर है, ये मैंने ऑप्शनल इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100% नेचुरल अनस्वीटेंड पीनट बटर का यूज़ किया है। इससे लड्डू में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब ये सब चीज़ें मेल्ट हो जाए तो हम लड्डू के मिक्सचर के ऊपर इस मिक्सचर को डाल देंगे, और हम इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जब तक कि ये वार्म नहीं हो जाता, ताकि हमारे हाथ जो है वो जल ना जाए। तो इसको हल्का हल्का ठंडा होने दे दीजिए जब तक कि आप इसको टच करके देखें तो आराम से आप इसको टच ना कर पाए। तो ध्यान दीजिए कि आपका हाथ ना जल जाए, तो इसको हल्का सा ठंडा पहले कर लीजिए और फिर हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे।
तो मिक्सचर जो है इस वक्त काफ़ी ड्राई है और इसको बांधने के लिए हम ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा घी वाला हो जाएगा। तो हम इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा और गरम घी डाल दिया है। तो टोटल में मैंने करीब इस रेसिपी में 4 से 5 चम्मच घी का यूज़ किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इतना घी में ये लड्डू नहीं बंधेगा क्योंकि ये अभी भी बहुत ड्राई है, इसमें ओट्स बहुत ही ज़्यादा है तो ये टूट जा रहा है। तो इस रेसिपी में हम बाइंड करने के लिए डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मेरे पास गरम गरम दूध है जिससे हम इस लड्डू को बांधेंगे। तो इस वक्त मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू का शेल्फ़ लाइफ बहुत इंक्रीज़ हो जाए तो आप इस रेसिपी में घी और गुड़ का मात्रा बढ़ा दीजिए और आप इसमें दूध का इस्तेमाल मत कीजिए। और अगर आप इस लड्डू को 1 हफ्ते के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं तो आप इस रेसिपी में इस तरीके से दूध से इस लड्डू को बाइंड कर सकते हैं। उससे आपको घी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और आपका लड्डू जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लड्डू बहुत लंबे समय तक चले, जैसे कि 2 महीने तक चल जाए, तो आप इसमें दूध की जगह और भी ज़्यादा गर्म घी और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये ईज़िली बाइंड हो जाएगा। तो देखिए दूध डालने के साथ साथ ये लड्डू बहुत ही आसानी से बंधने लग गए हैं। तो इस लड्डू को आप आराम से फ्रिज में डाल के 7 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे तो ये लड्डू आराम से रूम टेम्परेचर में 1.5 से 2 महीने तक चल जाती है। लेकिन उसमें जो है आपका घी का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा। तो आपको जैसे भी बनाना हो आप वैसे बना सकते हैं। तो मेरे मीडियम साइज़ के ओट्स, नट्स एंड सीड्स लड्डू बिल्कुल रेडी है इस विंटर सीज़न के लिए। बहुत ही ताकत वाला होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और स्पेशली आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर एज अ इवनिंग स्नैक खा सकते हैं। कोई भी आप टाइम पे इसको ले, बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो हमारा टेस्टी लड्डू कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।